हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लीगल अमीगोस। तो हमारा आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बस ये एक ऐसा प्रोविजन होता है जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो मतलब जो सारी पावर्स होती हैं वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे हो सकती है, इमरजेंसी के अलावा कभी भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये काफी सारे चेंजेस कर देता है हमारे सिस्टम में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेके 360 में डिफाइंड है। और हमारी जो है थ्री टाइप्स की इमरजेंसी होती है। पहला है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कभी भी कोई वॉर हो जाता है, इंटरनल अग्रेशन हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे क्या है, हमारी जो कंट्री में इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन करना पड़ता है, मतलब इमरजेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। और इमरजेंसी के टाइम पे जो सारी की सारी पावर्स होती हैं, स्टेट की जो सारी पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी पावर्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, जिसको कि हम इस पूरे वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और स्टार्ट करने से पहले ही गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नोटिफिकेशन बेल जो है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी को बोला जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना या उसको इफेक्ट में लाना। ठीक है, ये दिया गया है आर्टिकल 352 में। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का या इमरजेंसी को इफेक्ट में लाने का पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। अगर हमारी कंट्री में ऐसा कुछ हो जाता है, वॉर आ जाता है या कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है जबकि प्रेसिडेंट को लगता है कि जरूरत है नेशनल इमरजेंसी इंट्रोड्यूस करने की, ऐसी सिचुएशन में वो नेशनल इमरजेंसी को क्या है, प्रोक्लेम कर सकता है। अब नेशनल इमरजेंसी जो है दो तरह से डिफाइन करी जा सकती है। पहली तो है एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई वॉर हो गया, मतलब एक्सटर्नल का मतलब होता है जो इंडिया के बाहर से अगर कुछ भी हो रहा है, कोई वॉर हो रहा है, किसी और कंट्री ने वॉर इंट्रोड्यूस कर दिया, या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब इंडिया के बाहर से किसी कंट्री ने विद्रोह कर दिया, या ऐसी कोई सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है, तो उस केस में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, मतलब नेशनल इमरजेंसी इंट्रोड्यूस करी जा सकती है। दूसरा है इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी मतलब आर्म्ड रेबेलियन। इंटरनल इमरजेंसी का बेसिक मतलब ये है कि जब इंडिया के अंदर, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर ही जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जा सकती है। जैसे कि आर्म्ड रेबेलियन की केस में, आर्म्ड रेबेलियन मतलब जब सेना विद्रोह करने लगे या फिर जो आर्मी आर्मी वाली साइड से कोई ऐसा रेबेल हो, उस टाइम पे जो है इंटरनल इमरजेंसी की बात आ जाती है और नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। अब देखिए, ओरिजिनली मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रेबेलियन की जगह जो वर्ड यूज किया गया था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इंटरनल, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसका एक बहुत ही वाइडर मीनिंग है। मतलब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस से हम काफी सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं, इसका एक बहुत ही वाइडर सेंस है। तो हमें समझ में नहीं आता कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये दो तीन चीजों की तरफ पॉइंट करता है। इसीलिए इसको चेंज करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1978 में, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को चेंज करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट की। देखिए, सबसे पहला तो अभी हमने पढ़ा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था
कि जो वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस था उसकी जगह पे दूसरा वर्ड आ गया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था इस वर्ड को, और कौन सा वर्ड आ गया था, आर्म्ड रेबेलियन। दूसरा है कि देखिए पहले क्या होता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को बोल के नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करवा सकते हैं। सिर्फ और मतलब उसमें की क्या है, कैबिनेट की परमिशन या एडवाइस की कोई जरूरत नहीं होती थी। सिर्फ एक अकेला इंसान जो कि है प्राइम मिनिस्टर, अगर वो बोल दें तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कराने के लिए रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए होता है कैबिनेट से। कैबिनेट से अगर रिटर्न रिकमेंडेशन आएगा उसके बाद ही नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रोक्लेम नहीं करी जा सकती, बल्कि उसमें कैबिनेट की कॉन्फ्रेंस मतलब कैबिनेट की सहमति की जरूरत होती है। जैसे कि एक केस हुआ था, वो इंदिरा गांधी ने क्या किया था उनके टाइम पे कि वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल के नेशनल इमरजेंसी लगवा दी थी। और नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद उनके पूरे कैबिनेट को पता चला था कि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सारे चेंजेस लाए गए। अब क्या है, अब बिना कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन के कोई भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं दे सकता प्रेसिडेंट को इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए। अब देखिए अब क्या होता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने तो प्रोक्लेम कर दी इमरजेंसी, लेकिन उसके बाद भी क्या है, अप्रूवल की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट से। ठीक है, तो वो जो अप्रूवल है लोकसभा और राज्यसभा से वो विद इन 1 मंथ हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट के जो इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के विद इन 1 मंथ वो जो है अप्रूवल पार्लियामेंट से मिल जाना चाहिए। और ये पहले था 2 मंथ्स की, 2 मंथ्स में मिल जाना चाहिए, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको कर दिया गया 1 मंथ। और पार्लियामेंट से अप्रूवल का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही अप्रूवल मिलना चाहिए। ठीक है, और अप्रूवल कैसा मिलना चाहिए, जो अप्रूवल होना चाहिए वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ मिलना चाहिए। मतलब कि जो बिल पास हो रहा है या जो भी हम बोल रहे हैं तो वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, कि जितनी भी जैसे लोकसभा का जितना भी टोटल मेंबरशिप है, मान लीजिए 250 लोग हैं लोकसभा में एट प्रेजेंट, तो उसका मोर देन 50% लोग अगर उस बिल को अप्रूव करेंगे तभी वो इनफोर्स होगा, मतलब तभी वो अप्रूव माना जाएगा। सेकंड है कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी लोग उस टाइम पे प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 से कम अगर हुआ तो वो अप्रूवल नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट है जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 से ज्यादा लोगों ने अगर इसके लिए हाँ बोली तभी वो मेजोरिटी में माना जाएगा और उसका अप्रूवल होगा। अब मान लीजिए जब हमें अप्रूवल चाहिए उस टाइम लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि उस टाइम जब तक मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है तब तक राज्यसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा। और अगर राज्यसभा अप्रूवल दे देती है तो उसके बाद जब भी न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन होगा, न्यू लोकसभा सेशन में आएगी, उसके 1 महीने बाद लोकसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा, वरना ये जो इमरजेंसी होगी वो दोबारा से डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद आते हैं कि इमरजेंसी कितने टाइम तक कंटिन्यू रह सकती है। अगर एक बार इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो गया तो वो 6 महीने तक इमरजेंसी कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, और अगर इसको 6 महीने से ज्यादा हमें एक्सटेंड कराना है उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए एक बार इमरजेंसी प्रोक्लेम करी वो 6 महीने के लिए हुई, उसके बाद अगर हमें दोबारा से 6 महीने के लिए चाहिए एक्सटेंड कराना है पीरियड तो फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल, उसके बाद फिर 6 महीने कराना है तो फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल। ठीक है, अब पार्लियामेंट का जो अप्रूवल होगा, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से हमें अप्रूवल चाहिए। ठीक है, और वो अप्रूवल कैसे दिया जाएगा, जैसे हमने इधर बात करी थी स्पेशल मेजोरिटी से ही वो अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इमरजेंसी का टर्म एक्सटेंड कराना है और लोकसभा हो गई है डिसॉल्व, तो क्या करेंगे, तो वही सेम केस जो हमने पीछे पढ़ा था कि मीन टाइम में जब तक लोकसभा डिसॉल्व है तब तक राज्यसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा, और जैसे ही न्यू लोकसभा सेशन में आती है
उसके 1 मंथ बाद ही न्यू लोकसभा को भी क्या है अपना अप्रूवल देना पड़ेगा। अब देखते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब कि इमरजेंसी को अगर बीच में ही खत्म करना है तो कैसे किया जा सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट इमरजेंसी को किसी भी टाइम पे खत्म कर सकते हैं। एक सब्सिक्वेंट मतलब एक और प्रोक्लेमेशन अगर वो दे दें तो उसके साथ साथ ये इमरजेंसी खत्म हो सकती है। दूसरा है कि अगर राज्यसभा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देती है जिसमें कि मतलब राज्यसभा कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देती है ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है इसको डिसअप्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर राज्यसभा ने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को क्या है इमरजेंसी को वहीं के वहीं खत्म करना पड़ेगा। ये एक मजबूरी वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये देखा पहले जो हमने देखा था कि किसी भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए रहता था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो खुद से ही इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं एक प्रोक्लेमेशन पास करके। और दूसरा क्या है कि लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है इमरजेंसी को डिसअप्रूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, लोकसभा ही सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और इमरजेंसी को खत्म करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। कि देखिए वैसे तो हमारा अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ सेंटर और हमारे देखिए आपको पता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो सारे पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। सेंटर के पास पावर है कि वो सेंटर के लिए लॉ मेकिंग वगैरह करते हैं, वो स्टेट के पास पावर रहता है कि वो अपने अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या स्टेट काउंसिल्स हैं उनके पास पावर होता है कि वो पूरे स्टेट को हैंडल करें और स्टेट के लिए जो है लॉज वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी की बात आती है तो ये जो पूरा डिविजन है स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स का ये चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें तीन है, फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। देखिए सेंटर और स्टेट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है जो स्टेट होते हैं वो स्टेट भी पूरे के पूरे क्या सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। स्टेट्स जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी पावर्स होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो सारी की सारी पावर्स किसके पास होती है, सेंटर के पास। स्टेट सिर्फ वही कर सकते हैं जो उनको सेंटर बोले करने के लिए, बाकी जो स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं रह जाती, सब कुछ किसके हाथ में आ जाता है, सेंटर के हाथ में आ जाता है, ठीक है। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में क्या होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस में जो पावर्स आती है वो बेसिकली होती है लॉ मेकिंग पावर्स। तो वैसे तो क्या होता है कि सेंटर किसी भी चीज पे लॉ बना सकता है, मतलब जो भी सेंट्रल के पास जो भी लॉ मेकिंग पावर्स है, और जो स्टेट है मतलब जो स्टेट असेंबलीज है वो जो स्टेट काउंसिल है वो लोग जो अपने उनके जो स्टेट्स होते हैं सबके जो डिफाइंड स्टेट्स होते हैं अपने अपने स्टेट्स के लिए लॉज बना सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, कोई भी लॉज है कुछ भी है वो स्टेट कोई भी लॉ नहीं बना सकता। जो भी लॉ मेकिंग पावर है या सारी पावर्स है वो किसके पास हो जाती है, सेंटर के पास वो सारी पावर्स रहती है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहती कि वो लॉ मेकिंग कर सके या लॉ बना सके। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो देखिए वैसे तो क्या होता है एक सेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सेंटर के पास इतने पैसे जाएंगे स्टेट के पास इतने, हर चीज का। अगर मान लीजिए टैक्स भी है तो टैक्स में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं जो कि हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं जहाँ हमने सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो वहां हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल रिलेशन जो भी टैक्स वगैरह की भी होती है तो एक डिफाइंड टैक्सेस होते हैं कि एक टैक्स अगर ऐसा है तो उसमें टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, पैसा किसके पास जाएगा, स्टेट के पास या सेंटर के पास, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या है कि अगर सेंटर को फंड्स चाहिए है कुछ है तो वो भी सॉरी अगर स्टेट को फंड्स चाहिए हैं तो वो भी कौन डिसाइड करता है, सेंटर ही डिसाइड करता है,
ठीक है, तो ये सारी जो फाइनेंशियल पावर्स होती है वो भी सेंटर के पास ही आ जाती है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि ऐसे में इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉज बना सकता है इमरजेंसी के टाइम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का। यहाँ पे जो लाइफ है, लाइफ का मतलब है टर्म, ठीक है। तो वैसे तो जो लोकसभा का नॉर्मल टर्म होता है दैट इज 5 इयर्स, ठीक है। तो 5 इयर्स होता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये जो उनका टर्म है वो इंक्रीज किया जा सकता है बाय 1 ईयर। और ये टर्म इंक्रीज ऐसे ही नहीं होता है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है जिसमें कि लोकसभा का टर्म वो 1 ईयर से इंक्रीज कर सकती है कि फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक लॉ बना के कितने भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए कितनी भी बार वो इंक्रीज किया जा सकता है। और एक और कंडीशन है इसमें कि जैसे मान लीजिए आज पार्लियामेंट ने लॉ बना के लोकसभा का ईयर जो है 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया, और कल ही जो है वो इमरजेंसी भी खत्म हो गई, तो इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने बाद ही क्या है लोकसभा का टर्म भी खत्म हो जाएगा। ये एक इसमें ये एक पॉइंट है कि वैसे तो 1 ईयर तक बढ़ सकता है, लेकिन जब भी इमरजेंसी खत्म हो गई तो इमरजेंसी के सिर्फ 6 महीने बाद तक ही लोकसभा का टर्म रहेगा। और यही सेम सिचुएशन अप्लाई होती है इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म में। अब इसके बाद क्या है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। ये 2 आर्टिकल्स में एक्सप्लेन है, आर्टिकल 358 एंड 359, ठीक है। तो आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से, मतलब कोई वॉर हो गया है, दूसरी कंट्री के साथ हमारा कोई वॉर हो गया है या कोई युद्ध छिड़ गया है, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी हुआ है जो कि एक्सटर्नल है, मतलब इंडिया के बाहर से अगर कोई अग्रेशन हुआ है, कोई वॉर हुआ है, और उस केस में अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है, तो क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स कुछ क्या है सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी है आर्म्ड रेबेलियन के चक्कर में, तो फिर फंडामेंटल राइट्स को क्या है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आर्टिकल 19 के अंदर कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ऐसे ही करके 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं। इन सारे फ्रीडम्स का क्या है सस्पेंशन किया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करी गई है और वो नेशनल इमरजेंसी किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से इम्पोज करी गई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 359 पे। तो 359 में क्या है, सस्पेंशन ऑफ राइट टू मूव टू कोर्ट। जैसे कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या किसी भी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 के अंदर हम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो हमारा ये इन्फोर्समेंट ऑफ राइट के लिए जो हम कोर्ट में जाते हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास राइट था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ऐसा बोला गया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर तो है कि वो हमारा राइट टू एनी कोर्ट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सके, लेकिन दो ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अगर ये दोनों आर्टिकल्स हमारे वायलेट हुए हैं या फिर इन दोनों आर्टिकल्स को हमें इन्फोर्स कराना है तो इन केस में हम कभी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं भले ही नेशनल इमरजेंसी लगी हो। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब हमने अगर किसी इंसान ने कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, जो सजा मिल रही है वो किसी ओल्ड लॉ के उसमें तो नहीं मिल रही है, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर ये दो आर्टिकल्स हमारे इन्फ्रिंज हो रहे हैं या इन दो आर्टिकल्स को हमें इन्फोर्स कराना है तो हमारे पास राइट है कि हम कोर्ट जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी। लेकिन
इन दोनों आर्टिकल्स के अलावा हम किसी भी आर्टिकल की इन्फोर्समेंट के लिए नहीं जा सकते थे, किसी भी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, ये बात हुई हमारी कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ता है इमरजेंसी के टाइम। अब देखिए, आज तक हमारे कंट्री में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। पहली बार 1962 में, जो कि एक एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी। इस टाइम क्या हुआ था, चाइना के साथ कुछ अग्रेशन हो गया था नेफा को लेके। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम अभी अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। उनसे कुछ अग्रेशन हो गया था चाइनीज का। ठीक है, नेक्स्ट है 1971 में भी एक एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। इस टाइम पे क्या हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था और उसी टाइम बांग्लादेश भी आजाद हुआ था। इस टाइम पे भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई गई थी, पाकिस्तान ने अटैक किया था जो। थर्ड है 1975 में, ये जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो कि इंटरनल इमरजेंसी थी। ये किस ग्राउंड पे लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाई गई थी। और इसलिए लगाई गई थी, ऐसा बोला गया था कि कुछ लोग हैं जो कि पुलिस को क्या है इंसाइट कर रहे हैं और आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट क्या है अपनी जो ड्यूटीज है, मतलब जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है गवर्नमेंट को या फिर आर्म फोर्सेस को नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करने दे रहे। तो ये जो इमरजेंसी थी वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी थी। और इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी ऐसे लगाई थी कि उनके कैबिनेट को, उनकी पार्टी को, लोकसभा को, किसी को भी इस इमरजेंसी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो इसी इमरजेंसी को लगाने के बाद ये जो हमने अमेंडमेंट की बात करी, जहाँ पे ऐसा बोला गया था कि अब कोई भी इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो कैबिनेट के रिटन अप्रूवल के बाद ही लगाई जाएगी, तो इसके बाद ही ये आया था। तो यही थी आज की हमारी वीडियो नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हम इसके बाद जो प्रेसिडेंट्स रूल है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए हैं या फिर आपको और अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तो हमारे आप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।